नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और पिछले सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कुछ नए मुद्दों के साथ, नए करंट न्यूज़ के साथ, जो कि आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ बता दूं कि आज हम 5 क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और सॉरी, एक्चुअली थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से हो सकता है कि आज के सेशन में थोड़ा दिक्कत आए, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, यहाँ पे राजीव गांधी हत्याकांड में केंद्र ने जो दोषियों की रिहाई हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। बता दें दोस्तों कि राजीव गांधी हत्याकांड जो कि लिट्टे द्वारा लिट्टे द्वारा समर्थित था, और इसी में जो अभी 6 दोषी थे, तो उनमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142, देखिए आर्टिकल 142 के तहत उनको रिहाई दे दी थी। आर्टिकल 142 कहता क्या है दोस्तों? यहाँ पे आर्टिकल 142 कहता है कि यदि कोई बहुत लंबा मामला चला आ रहा है, लंबित मामला है, और वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को पूर्ण करने के आदेश दे सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा जब तक कि इस पर कोई अन्य कानून को लागू ना किया जाए दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, यहाँ पर इनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आदेश दिया था? रिहाई के लिए आदेश दिया था बिकॉज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनकी रिहाई के लिए क्या किया था? एक प्रस्ताव पारित किया था, और उस प्रस्ताव को पारित करके उन्होंने गवर्नर के पास भेजा था। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 161 जो है वो ये प्रावधान करता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास करके गवर्नर के पास भेजे, तो गवर्नर को उसकी जो गवर्नर है वो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है। और ये जो प्रस्ताव होता है वो गवर्नर के लिए बाध्यकारी होता है। जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गवर्नर के पास ये प्रस्ताव भेजा, तो गवर्नर उसमें लेट लतीफ़ी कर रहे थे, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा करने का आदेश दे दिया अंडर आर्टिकल 142। इसके बाद कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया एनडीए गवर्नमेंट पे कि जो है कि सरकार जो है पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को छुड़ाने में सहायता प्रदान कर रही है। इसी चीज़ के संज्ञान में लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्याचिका यानी कि पुनर्विचार याचिका को दायर किया है दोस्तों। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। यहाँ पे अगला जो न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे सीबी आनंद बोस को लेके है। सीबी आनंद बोस को वेस्ट बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बता दें दोस्तों कि जो सीबी आनंद बोस हैं वो 1977 के रिटायर्ड आईएएस हैं। ओके दोस्तों, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। सॉरी। और अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों? यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेपाल इलेक्शन के बारे में। दोस्तों, हुआ क्या है कि नेपाल इलेक्शन में, अब आपको मैं बता देता हूँ कि नेपाल इलेक्शन में जो है वो सीईसी जो है अपने यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। दोस्तों, यहाँ नेपाल ने हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया है, आमंत्रित किया है। और अब बात कर लेते हैं सीईसी के बारे में। दोस्तों, ये जो राजीव कुमार जी हैं वो हमारे भारत के 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इन्होंने सक्सीड किया था, इन्होंने रिप्लेस किया था 24th जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुशील जी। कौन है? सुशील जी, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीईसी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट को जो है पीएम जो है वो एडवाइस देगा कि इस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दो। प्रेसिडेंट उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एक तरीके से जो कार्यकाल रहता है वो 65 ईयर तक या 6 साल 6 ईयर
या 65 ईयर, दोनों में से जो ज़्यादा पहले कंप्लीट हो जाए उस हिसाब से इनका कार्यकाल डिसाइड होता है दोस्तों। आइए जब बात कर लेते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन नेपाल में क्या होता है दोस्तों। नेपाल में यहाँ पे जैसे रिकमेंडेशन देता है प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही नेपाल में एक कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है। कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जो है वो रिकमेंड करती है नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नेपाल का, और बेसिक किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको सत्यापित कर देता है, उस व्यक्ति को उस पद पर नामित कर देता है। और बता दें दोस्तों कि नेपाल यहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में ज़रूरत क्यों पड़ी है दोस्तों। हुआ ये है कि पिछले विगत वर्षों में देखिए 2008 में तो ये यहाँ पे लोकतंत्र आया था, इससे पहले राजशाही चलती थी नेपाल में। 2008 से 2022 लगभग 14 ईयर में दोस्तों 10 लोग पीएम बन चुके, मतलब 10 बार जो है गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। तो इस अस्थिरता को देखते हुए जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, तो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसलिए बुलाया गया है ताकि वर्ल्ड लेवल पर नेपाल की लोकतंत्र को लेकर छवि भी सही हो, और प्लस में वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे यहाँ के, वो वहाँ जाएं और व्यवस्था को ऑब्जर्व करें, और कहाँ कहाँ लैकुना है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं दोस्तों, वो उनको बताएं, और ताकि वो उनका जो इलेक्शन कमिश्नरी सिस्टम है वो सुदृढ़ हो पाए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज़ यहाँ पे क्या है दोस्तों। यहाँ पे है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी को लेके। हुआ क्या है दोस्तों, हमारे भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पेरिस में अपने काउंटर पार्ट फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पियरे के साथ बातचीत की। यहाँ हुआ क्या है दोस्तों, दोनों की बाईलेटरल जो एक तरीके से द्विपक्षीय मुद्दों पे बातचीत हुई, और भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो अभी फ्रांस के यूरोपियन कंट्री के दौरे में हैं, 14 से 17 नवंबर तक थे। ठीक है, यहीं पे उनके फ्रांस से के काउंटर पार्ट से बातचीत हुई और द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, और कैसे भारत और फ्रांस की आर्मीज़ के बीच जो है सहयोग बढ़ाया जाए, कैसे एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, कैसे एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन को यूज किया जाए, कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाए। तो इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे बात हुई, यानी कि बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट के ऊपर यहाँ पे बातचीत हुई है दोनों ही जो थल सेनाध्यक्ष हैं उनके बीच में। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला न्यूज क्या है। अगला न्यूज यहाँ पे वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने नई दिल्ली में 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया। दोस्तों बता दें कि जो पुरस्कार मिला है वो NIIT के जो फाउंडर हैं राजेंद्र सिंह उनको मिला है, और उनको मिला है शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। और साथ ही बता दें जो फिक्की है यानी कि FICCI, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे फिक्की ने जो है राजेंद्र सिंह जी को उत्कृष्ट योगदान देने की वजह से उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। यहाँ पे अगला न्यूज़ है मार्च 2018 में लॉन्च के बाद SBI द्वारा बेचे गए 10,246 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड। दोस्तों बता दें ये जो चुनावी बॉन्ड होते हैं ये 1000 के मल्टीपल में बेचे जाते हैं, और कोई भी कॉरपोरेट या कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इनको परचेज करके किसी भी पार्टी को 1 करोड़ तक का चंदा दे सकता है, यानी कि 1000 से 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस अमाउंट में ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। और अपनी जो कॉरपोरेट हैं या इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी व्यक्ति बैंक में जाके उस पार्टी का चुनावी बॉन्ड लेके उस पार्टी को चंदा दे सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है दोस्तों कि चुनावी बॉन्ड में दिए गए चंदा किसने दिया उसका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और बेचे कैसे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए 4 तिमाही होती हैं, आपको बता दें। तो 4 तिमाही में क्या होता है, प्रत्येक तिमाही में जो पहला मंथ होता है, प्रत्येक तिमाही का फर्स्ट मंथ, और उस फर्स्ट मंथ का भी जो 10 दिन होते हैं, इस फर्स्ट मंथ के शुरुआत के 10 डेज ये चुनावी बॉन्डों की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर पहली तिमाही का फर्स्ट मंथ क्या है, जनवरी है। दूसरी तिमाही का फर्स्ट मंथ क्या है दोस्तों, अप्रैल है। ठीक है,
तो इसी तरीके से जैसे जनवरी है, जनवरी से 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये चुनावी बॉन्ड बैंकों से आप खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है यहाँ पे। अगला न्यूज़ है यहाँ पे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी कि NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसकी गवर्निंग काउंसिलिंग की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यहाँ पे बता दें दोस्तों, जो NIIF है उसकी जो स्थापना थी वो भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 2015 में की गई थी। और ये जो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष है ये एक तरीके से बढ़ावा देता है निवेश को लेके, बाहर के निवेश को लेके, और आधारभूत संरचना को स्थापित और उसको डेवलप कैसे किया जाए इसको लेके। यहाँ पे इस संस्था की 5th बैठक थी जो कि दिल्ली में हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अध्यक्षता की है तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। अगला न्यूज़ जो है दोस्तों अमेरिका का है। ये यहाँ पे है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी ने बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। मतलब बहुमत किसका मिला है यहाँ पे, वो रिपब्लिकन पार्टी को मिला है। देखो होता क्या है, यूएसए में मेजर जो 2 पार्टियाँ, जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी थी, अब थर्ड फ्रंट बनता जा रहा है जहाँ तक है आपका। उसी तरीके से यूएसए में भी 2 मेजर पार्टी हैं, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी 19वीं शताब्दी में 1835 के करीब 1865 तक जब ये मतलब आज़ादी के लिए लड़ाई इन्होंने लड़ी थी रिपब्लिक पार्टी ने। और बता दें दोस्तों अभी जो बाइडेन हैं, जो बाइडेन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और ट्रंप जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि दोबारा से यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी वापस से कम बैक कर सकती है। चलिए दोस्तों अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है यहाँ यूनेस्को को लेके। यूनेस्को ने यहाँ दोस्तों क्या किया है कि 17 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया है यहाँ पे, ठीक है। 17 नवंबर को वर्ल्ड दर्शन डे। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल, यहाँ पे बता दूं जो पेरिस ओलंपिक खेल होगा जो पेरिस में, वो उसका जो शुभंकर है दोनों, यानी कि एक तो पैरालंपिक और एक ओलंपिक, दोनों का शुभंकर जो है उसका अनावरण कर दिया गया है। और ये है एक कार्टून टाइप का पक्षी है, वो है ला फेर्गे। तो हम दिखा देते हैं आपको एक बार, देखिए ये तो ओलंपिक का है, ला फेर्गे ओलंपिक एंड द ला फेर्गे पैरालंपिक। इसमें एक जो इसकी जो लेग है वो आर्टिफिशियल लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये शुभंकर याद रखना, पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है वो है भारत में श्रीहरिकोटा से अपना पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया और जो इसका विक्रम सब ऑर्बिटल था उसको लॉन्च किया गया। दोस्तों ये भारत का पहला प्राइवेट निजी तौर पर विकसित रॉकेट था जिसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। यहाँ 18 से 19 नवंबर को नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर नो मनी फॉर टेरर जो है मंत्री श्री सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? इंडिया ने की है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं 18 नवंबर को 5वां प्रकृति चिकित्सा दिवस मनाया गया यहाँ पे। कब? 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है पंजाबी अभिनेत्री दलजीत कौर जो है वो 69 ईयर की एज में लुधियाना में निधन हो गया इनका। और बता दें दोस्तों इसी के साथ साथ जो हमारे देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो एवरेज लाइफ है वो होती है 69.5 ईयर। ओके चलिए दोस्तों अगला न्यूज़ है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के CEO और MD का जो कार्यकाल था वो अधिकतम कर दिया अब 10 साल तक का, ठीक है। आगे न्यूज़ जो है दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए पहला विश्व दिवस 18 नवंबर को यहाँ पे मनाया गया, यानी कि 18 नवंबर आपको याद रखनी है। 18 नवंबर को क्या है दोस्तों यहाँ पे? बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा प्रिवेंशन डे। ओके दोस्तों अगला न्यूज़ है यहाँ पे डच अदालत ने MS-17 के 3 संदिग्धों को दोषी ठहराया और एक को बरी किया। अब यहाँ पे है क्या ये? तो यहाँ पे बता दूँ MS-17 जो था वो एक MS-17 जो था वो एक मलेशियाई एयरलाइन का यात्री विमान था। तो ये यात्री विमान जो था वो यूक्रेन के हवाई स्पेस से
जा रहा था कहाँ, एम्स्टर्डम से कोलालमपुर जा रहा था। तो कोलालमपुर जाते समय क्या हुआ, रसिया की जो आर्मी थी उसने इस विमान को मार के गिरा दिया, जिससे क्या हुआ, ये इंसिडेंट दोस्तों है 2014 का। इसी के साथ साथ बता दूं कि इस जो प्लेन में जो है 283 लगभग पैसेंजर थे, 283 पैसेंजर थे, और प्लस में जो है 15 क्रू मेंबर थे। सारे के सारे यहाँ जो है इनकी सभी की डेथ हो जाती है दोस्तों। और इसी मामले को लेकर अभी डच अदालत ने निर्णय दिया है, जिसमें कि 3 संदिग्धों को तो दोषी ठहरा दिया और एक को अभी यहाँ पे बरी कर दिया गया है। अगला न्यूज़ है जो दक्षिण कोरिया को लेकर है। दक्षिण कोरिया में भी एशियाई एयरगन चैंपियनशिप हो रही है। तो दोस्तों उसमें रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीत लिया दोस्तों। ठीक है, चलिए देखो सॉरी चलिए दोस्तों, अब हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया था? तो दोस्तों ये किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के जो अध्यक्ष किसे नामित किया गया, तो वो किया गया था सूरजवान जी को। और नेक्स्ट इज दैट किस राज्य ने अपने टेक शिखर सम्मेलन में रजत जयंती संस्करण का आयोजन किया, तो ये किया है कर्नाटक ने दोस्तों। हाल में ही किसे नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, तो ये किया है अरविंद बिरमानी जी को। अरविंद बिरमानी को क्या नियुक्त किया गया है, चौथा पूर्णकालिक सदस्य, कहाँ का, नीति आयोग का। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, कोविड प्रतिबंधों को विस्तारित अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या किस देश से है, तो वो है USA अमेरिका। और देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है, तो वो दोस्तों जा रहा है UK के साथ। यहाँ पे ये स्कीम को शुरू किया है, इनोग्रेट किया है भारत ने। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से जुड़ा है, रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से, वो अमेरिका। दोस्तों अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में मैरिज को लेकर काफ़ी विवाद रहते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी चलता है, इस वजह से एक देखा जाए ये एक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट। ठीक है, और हमारे यहाँ ये सोशल जो होता है एक तरीके से सामाजिक बंधन होता है, उसको भी लोग मानते नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, अगला जो न्यूज़ है वो है CB आनंद बोस को लेके। CB आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया, बताया था अभी दोस्तों आज के ही न्यूज़ में कि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल CB आनंद बोस को बनाया गया, और ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर है 1977 बैच के। और इसी के साथ अपना लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है, तो दोस्तों ये मेजबानी की है मेघालय ने। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अपने अगले सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।